सीन 2। कामदेव धूमन बॉलीवुड का जाना माना युवा फनकार, मशहूर गजल गायक और प्रसिद्ध शायर। सुनने वाले अक्सर कहते नजर आते हैं कि उसकी आवाज़ में ऐसा जादू है जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। 25 वर्षीय कामदेव धूमन थोड़ी देर पहले ही लिंकिंग रोड स्थित अपनी ऑफिस में पहुंचा था और उसे उस वक्त अपनी शानदार रिवॉल्विंग चेयर पर फंसा दर्जनों की तादाद में आई अपनी फैन मेल को देख रहा था, जो कि सामने पड़ी शानदार मेज पर बिखरी हुई थी। दूर दराज से आई 3-4 फैन मेल को उसने खोल कर पढ़ा। उनमें 2 पत्र युवा लड़कियों के थे। 3 फैन मेलों में उसकी गजल गायकी की तारीफ के पुल बांधे गए थे। लड़कियों को उसकी जैसे मुरीद ही बन गई थी। अगला पत्र एक ऐसी लड़की का था जिससे उसने स्याही की जगह अपनी खून से लिखा था और उसे बताया था कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश है। वो हर हालत में कामदेव से शादी करना चाहती है। कामदेव के गुलाबी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ गई। उसने वो पत्र एक तरफ रखा। अगले लेटर को उठाने के लिए उसने मेज पर बिखरी चिट्ठियों को उलट पलटा। उसकी निगाह ऐसे लिफाफे पर जाकर ठहर गई जो दिल्ली से आया हुआ था और भेजने वाले का स्थान पर किसी अलका भंसाली का नाम लिखा हुआ था। कामदेव की आंखें सिकुड़ कर गोल हो गई। उसने लिफाफे पर लिखा नाम और एड्रेस एक बार फिर बारीकी से पढ़ा। अब उसे यकीन हो गया था कि उससे पढ़ने में कोई गलती नहीं हुई है। तो लिफाफे के एक किनारे से पकड़कर खोला। लिखा था, कामदेव, मेरी जिंदगी के सरताज, तुम्हारी रुखाई मेरा मुकद्दर देखती हूँ। मुझसे कब तक रूठे रहते हो? मैंने तुमसे मोहब्बत की है। खुद को तुम पर थोपने का मेरा इरादा न तो पहले कभी था न आज है। खत तुम्हें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मेरा फ़ोन कॉल अटेंड करने से तुमने इनकार कर दिया था, जबकि ये तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था कि आने वाली 10 तारीख को मेरा बर्थडे है, जिसे मेरे पेरेंट्स हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। खुश मैं भी हूँ, इसलिए नहीं कि बर्थडे फंक्शन में मुझे कोई दिलचस्पी है। मैं केवल इसलिए खुश से फूली नहीं समा रही हूँ कि मेरे बर्थडे पर मेरा कामदेव आने वाला है। वह कामदेव जिसके दीदार के एक अरसा हो गया। तुम मेरी बात को एक बेवकूफ़ प्रलाप समझने की भूल कर सकते हो, लेकिन कामदेव, मुझे अपनी तकदीर पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ तुम्हें ज़बरदस्ती से खींचकर मुंबई से दिल्ली ज़रूर ले आएगी और तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी अलका के दिल की पुकार है और दिल की पुकार भी कभी झूठी नहीं होती। तुम्हारी अलका। लेटर ख़त्म कर चुकने के बाद कामदेव यूँ मुस्कुराया जैसे किसी नासमझ बच्चे की बचकानी बात सुन ली हो, और फिर उसने वो लेटर उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और बाकी लेटर उठाकर मेज की दराज में डाल दिए। 3। उम्र 70 साल, कमर में रत्ती भर लोच नहीं, चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ। उन झुर्रियों में अतीत के किन ऐसी लम्हों की मार साफ साफ नजर आती थी जिन्होंने उसे सताया था। मोटी और घनी भवें, होठों तक फैली चौड़ी व नुकीली नाक, कौड़ियों की मानिंद गजब की चौड़ी आंखें उनमें लाल रेशे से खींची हुई थी। घनी और सफ़ेद दाढ़ी से ढका चेहरा और कनपटी से नीचे तक लटकते सिर के सन जैसे सफ़ेद बाल। उन्हें देखकर यूँ लगता था कि मानो किसी बुढ़े की बरगद के पेड़ की शाखाएं लटक रही हों। इस वक्त उसने मटमैल रंग का घुटनों के नीचे तक लटका कुर्ता और उसी रंग का पतली मुहर का पाजामा पहन रखा था। उस शख्स का नाम था बाबा सदाशिव बैरागी। चित्रकार की दुनिया में उसका अपना एक मुकाम था। हुसैन के बाद सारी दुनिया अगर किसी आर्टिस्ट का नाम जानती थी तो वो बाबा सदाशिव बैरागी ही था। आमतौर पर लोग उसे बैरागी के नाम से बुलाते थे। इस समय बैरागी के हाथों में कूंची और रंग का बर्तन था। उसके सामने बेशकीमती लकड़ी का बना एक ईजल रखा था, जिस पर कसे कैनवास पर उसकी पतली उंगलियां बेहद तेजी से रंग भर रही थी। पिछले कई घंटों तक वो बड़ी तन्मयता के साथ उस तस्वीर को बना रहा था। आखिर उसने उस तस्वीर को आखिर टच दिया और कूंची व रंग का बर्तन करीब ही मौजूद उस मेज पर रख दिया। पहले ही पेंटिंग के सामान से खचाखच भरी थी। फिर वह थोड़ा पीछे हटकर अपनी बनाई तस्वीर को देखने लगा। बेशक वह एक लाजवाब पेंटिंग थी, एक खूबसूरत नव युवती की पेंटिंग। वह बैरागी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बैरागी अब तक उस तस्वीर को देखने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट और फिर 5 मिनट उसी पोज में बीत गए, मगर उसने उस पर से अपनी निगाहें नहीं हटाई।
कमरे में चल रही एसी की हल्की की आवाज के अलावा मुकम्मल तौर पर पैनिक खामोशी छाई हुई थी। नव युवती की तस्वीर को देखते ही देखते बैरागी की आंखों में जाने क्या हुआ कि यकायक हसरतें सी मचल उठी। अरमान तड़पने लगे। बूढ़ी काया में एक हलचल सी उठी और फिर सहसा उसके जबड़े भींचते चले गए। कनपट्टियों में लहू बजने लगा। मेरी लाडो, उसकी हल्की से एक आह से निकली। खुदगर्जी और फरेब की धधकते शोलों में तो जालिमों को जलना था, फिर तूने खुद को क्यों जला डाला? चांद सचेरा यूं ही मुस्कुराता रहा। अब लग खामोश। तबाही की आंधी को गुजरे कितना अरसा गुजर गया, पता नहीं। बैरागी ने खुद को बताया था यह तस्वीर को। बीते दिन जमीन से उठकर आकाश की बुलंदियों तक जा पहुंचे। मैं खुद भी शोहरत की बुलंदियों पर छा गया। हमारी दुश्मनों की तादाद बढ़कर 1 से 5 गुना हो गई। फिर भी अगर कुछ नहीं बदला तो वह तेरा अक्स, जो आज भी मेरे दिल में वैसा ही महफूज है जैसा 27 साल पहले हुआ करता था। 27 साल पहले। खामोश परी एक टक भाव से बैरागी को यूं ही देखती रही। अगर तूने मुझे दुनिया से बेगाना करने का फैसला कर ही लिया था तो कम से कम अपनी निशानी तो मुझे दे जाती। मगर तू, यकायक उसके अल्फाजों में शोले भड़के, तू तो उन जालिमों से भी ज्यादा बेरहम निकली जिन्होंने मेरी दुनिया वीरान कर दी। वह जालिम भाटिया आज भी तेरे गुर्दों पर जी रहा है, तेरे रहमो करम पर अपनी सड़ी गली सांसें ले रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग साक्षात बैरागी को देख रही है। मगर नहीं, बैरागी के जबड़े कस गए। सांस अब वो ज्यादा दिनों तो नहीं ले सकेगा। भले ही मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि उसकी गर्दन को मरोड़ सकूं, लेकिन मेरे पास दिमाग है, हाथों में एक कूची है, ये रंग है और सामने है ये केनवा। तू देखना मेरी बच्ची, मैं इन्हीं से पेंटिंग बनवाते बनाते कैसे उन हरामजादों को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं चमत्कार करूंगा, ऐसा चमत्कार जैसे चमत्कार की इस दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने कूचे से ही मार डालूंगा उन्हें। मेरी जख्मी रूह तेरे ऊपर हुए जुल्मों का इंसाफ जरूर कराएगी। कहता कहता वह अपने लगता है। कुछ देर के लिए रुका, फिर दीवानों की मानिंद बोला, मेरा यकीन कर बेटी, उनमें से किसी भी जालिम को जिंदगी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। जल्द ही मैं शंखनाद करूंगा, शंखनाद। वह वक्त अब बहुत करीब आ पहुंचा है जब जालिमों के गुनाह का इंसाफ होने वाला है। तो जन्नत के दरवाजे पर बैठकर देखना मेरी लाडू, इंसाफ कैसे होता है। तू देखना बेटी, तेरा बाप इस जालिम दुनिया को बहुत भयानक इंतकाम लेगा। सहसा दरवाजे पर दस्तक हुई। बैरागी के दिल दिमाग को झटका सा लगा। उसकी एकाग्रता टूटी। माला के मोतियों की मानिंद बिखर गई। आने वाला बैरागी का असिस्टेंट राजेश खन्ना था। उसी क्षण कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। बैरागी ने फौरन अपने भावों पर काबू पाया। वो खूब अच्छी तरह से जानता था बिना किसी अहम वजह के उसका असिस्टेंट उससे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसके स्टूडियो में आकर तो हरगिज़ नहीं। राजेश खन्ना की नजरें कैनवास पर जाकर अटक गई। वो गौर से उसे पोर्ट्रेट को देखने लगा। बैरागी ने पूछा, क्या देख रहे हो राजेश? अगर मेरी याददाश्त गलत नहीं है तो। ये सोचकर भावपूर्ण थोड़ा झिझकता हुआ बोला, यह पोर्ट्रेट आप पहले भी करीब 2 दर्जन बार बना चुके हैं बाबा साहब। तुम ठीक कह रहे हो राजेश। कहने के साथ बैरागी ने अपने बालों को लटों को चेहरे से हटाया। आपको जरा सा भी समय मिलता है तो बाबा साहब आप यही तस्वीर बनाने लगते हैं, राजेश बोला। इस तस्वीर के साथ आपको कोई गहरा रिश्ता मालूम पड़ता है? शायद। बैरागी के चेहरे पर पुनः वही हलचल सी नजर आने लगी जो कुछ देर पहले थी। जाहिर था वो काफी मुश्किल से अपने मनोभावों को कंट्रोल कर पा रहा था। और शायद मैं अभी तक भी आपका ना विश्वास नहीं जीत पाया हूं कि आप अपने दर्द मुझे दिखा सकें। जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? राजेश लाजवाब हो गया और बेचैनी से पहले पहलू बदलने लगा। आना कैसे हुआ? बैरागी ने खुद को सहज किया। वजह काफी अहम है बाबा। बोलो। बाहर मौजूद कुछ अखबार वालों ने नाक में दम कर रखा है। फनकार और अखबार निवासों का तो गहरा नाता है। बूढ़े होठों पर रहस्यमयी मुस्कान रेंगी थी। जैसे आज वे क्या चाहते हैं? आपसे मिलना। फिलहाल तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो उनके अखबार के लिए मसाला बन सके। फिर भी वो मिलना चाहते हैं। वजह?
आपने बाहरी दुनिया का से खुद को पूरी तरह अलग कर रखा है, इसलिए आपको कुछ नहीं मालूम बाबा। कोई खास वाक़या पेश आया है क्या? बहुत ही खास? बताओ। वो वाक़या आपसे ताल्लुक़ रखता है? वह तो मैं भी समझ गया, वरना अखबार वाले मेरे ही दरवाजे पर क्यों बवाल मचा रहे होते। वैसे हुआ क्या है? आज के लगभग सभी लोकल अखबारों ने आपसे ताल्लुक़ रखती एक खबर को अपनी फ्रंट न्यूज़ बनाया हुआ है। मुझसे ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी क्या ख़ास खबर है? यही कि 2,500 तस्वीरें पूरी करते ही आप चित्रकारी की दुनिया से संन्यास लेने वाले हैं। बैरागे की आंखें सिकुड़ी। वो एक झटके से राजेश की तरफ पलटा। कौन कहता है? वो धीरे से घूर रहा है। बताया तो बाबा साहब, आज के सभी अखबारों में छपा है और वो इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो अखबार वालों ने इतना बड़ा झूठ कैसे छाप दिया? इस बारे में भला मैं कैसे कुछ बता सकता हूँ बाबा? राजेश अदब से बोला। मुझसे कुछ अखबार में तो यहाँ लिखा है कि आप 2,494 तस्वीर पूरी कर चुके हैं और अब आप अपनी कुल जिंदगी में 6 चित्र ही और बनाएंगे। उसके बैरागी ने उसकी बात काट कर कहा, जबकि मैंने खुद आज तक अपनी तस्वीरों की गिनती नहीं की। जी हो बाबा, लेकिन अखबार में छपी इस खबर ने सारी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आप इन यकायक चित्र की दुनिया से संन्यास क्यों लेना चाहते हैं। मैं सुबह से आपके चाहने वालों के फ़ोन उठाते उठाते थक चुका हूँ और अब तो ये खबर दिल्ली की सरहद से बाहर भी चल फैल चुकी है। बाहर वालों के भी फ़ोन कॉल आना शुरू हो गई है। तुमने मुझे इतनी देर बाद बताया। मैं आपके स्टूडियो से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था। जब इंतज़ार काफ़ी लंबा हो गया तो कोई बात नहीं। उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक औरने लगी थी। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बाबा? मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या राजेश? बैरागी ने उसे घूर कर देखा। इस खबर से आप के करियर पर बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं होगा। बैरागी पूरी यकीन के साथ बोला। कैसे कुछ नहीं होगा बाबा? क्योंकि बाहर हो हल्ला मचाने वाले सारे रिपोर्टर बेवकूफ़ हैं। जी, और वो सारे अखबार वाले गधे जिन्होंने ये खबर छापी। मगर बाबा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपनी दुकान चलाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं। मुझे बहुत हैरत हो रही है कि अपने अखबारों को बेचने के लिए इस बार इन्होंने इतना घटिया हथकंडा अपनाया। उनसे मैं क्या कहूँ बाबा साहब? तुम्हारे कुछ भी कहने से वे लोग मानने वाले नहीं हैं राजेश। मुझे खुद उनसे मिलना होगा, आओ मेरे साथ। बैरागी बाहर की तरफ बढ़ा। राजेश उसके पीछे हो गया। 70 बसंत पार कर चुकने के बावजूद बैरागी इतनी सीधी हुई चाल चलता कि अक्सर लोगों को आश्चर्य होता था।